नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809606097523864555 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश कांस्टेबल, एएसआई और जूनियर स्टूडेंट के लिए सामान्य अध्ययन सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। जो लोग पहला वीडियो ना देखे हों वो लोग पहले वीडियो देख सकते हैं और उसका जो लिंक है इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। चाबहार बंदरगाह के बाद हाल ही में भारत को किस देश में दूसरे विदेशी बंदरगाह सिटियों को संचालित करने का अधिकार मिल गया है? आपको बताना है कि सिटिवे बंदरगाह किस देश में है। ईरान, बांग्लादेश, श्रीलंका या म्यांमार। तो काफ़ी विवाद के बाद जो है म्यांमार का जो सिटिवे बंदरगाह है इस पर जो है भारत को जो है संचालित करने का अधिकार मिल गया है। इससे पूर्व जो है ईरान का बंदरगाह है चाबहार। यहाँ पर काफ़ी विवाद के बाद जो है यहाँ पर भी भारत को संचालित करने का अधिकार मिला है। तो चाबहार जो आपका ईरान में स्थित है और सिटिवे जो बंदरगाह है यह म्यांमार में स्थित है। तो इसका जो पहला ऑप्शन डी है इसका जो है यह आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से किस भाषा में अशोक के अभिलेख लिखे गए थे? ब्राह्मी और खरोष्ठी, प्राकृतिक यूनानी और आर्यमाइक, संस्कृत, पाली और हिंदी, फारसी और यूनानी। अशोक के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वे प्राकृतिक, यूनानी और आर्यमाइक जो है में लिखे गए हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है और ज़्यादातर जो है प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे। और इसके जो अभिलेख को सर्वप्रथम जो है जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में। इसका जो ऑप्शन बी है आपका सही है। यहाँ पर आपका पहचानना कौन जो है सही सुमिलित नहीं है। बोकारो स्टील प्लांट सोवियत संघ के सहयोग से, भिलाई स्टील प्लांट आपका फ्रांस से, दुर्गापुर स्टील प्लांट ब्रिटेन से, राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी के सहयोग से बना था। इसके संदर्भ में आपको पहचानना कौन सही सुमिलित नहीं है। बोकारो जो बना था वह सोवियत संघ के सहयोग से बना था और यह जो है बोकारो स्टील प्लांट जो स्थित है यह झारखंड में है। ये आपके झारखंड में स्थित है। भिलाई जो स्टील प्लांट है यह फ्रांस के सहयोग से नहीं बना था बल्कि यह सोवियत संघ के सहयोग से बना था। और भिलाई जो आपके छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर स्टील प्लांट यह ब्रिटेन सहयोग से बना था और यह आपका वेस्ट बंगाल में स्थित है। राउरकेला स्टील प्लांट आपके जर्मनी के सहयोग से बना था और यह आपके उड़ीसा में स्थित है। इस प्रकार जो है इसका जो बी ऑप्शन है वो आपका सही है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2019, 2020, 2021 या 2022? IAS, PCS, नीट, जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी फ्री में कराने के उद्देश्य से जो है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत की गई थी वो वर्ष 2021 में की गई थी। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है और 16 फरवरी 2024 को जो है इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने की थी। इसका सी ऑप्शन इसका सही है। सबसे अधिक सैन्य खर्च वाले देशों की रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में भी रैंकिंग जारी की गई थी। इसमें भारत कौन सा रैंक मिला है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो इसमें जो भारत की रैंकिंग वो आपको चौथा स्थान मिला है। डी ऑप्शन इसका सही है। सबसे अधिक जो सैन्य खर्च वाला जो देश है आपका USA है, अमेरिका। दूसरा आपका चीन है और तीसरा आपका रसिया है। चौथा जो सबसे अधिक सैन्य खर्च करता है वो अपना भारत है। और इस बार हमारे बजट में वह 6.2 लाख करोड़ रुपए जो है आवंटित किया गया है रक्षा क्षेत्र के लिए, रक्षा खर्च के लिए 6.2 लाख करोड़। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। हाल ही में जुडिथ सुमिनवा टुलुआ
किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? रवांडा, सूडान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य या तंजानिया? तो जुडिथ सुमिनवा तुलुका जो बनी है पहली पीएम, यह कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की बनी है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। और यहाँ की जो राजधानी है वो किंशासा है। राजधानी को भी आप लोग ध्यान देते चलिएगा। किंशासा जो है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी है। निम्न में से किसे द्वितीयक वायु प्रदूषक माना जाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, ओजोन को जो है द्वितीयक वायु प्रदूषक माना जाता है। बाकी आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यह प्राथमिक वायु प्रदूषक है। इसका जो बी ऑप्शन है वो आपका सही है। और इसका जो प्रतीक होता है वो आपका O3 होता है। किसी व्यक्ति को संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। बराबर होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए, 1/4 होनी चाहिए या दोगुनी होनी चाहिए। तो ये व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की जो न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए वो व्यक्ति के 1/2 होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए अगर पूरा प्रतिबिंब अपने देखना है। इसका जो ऑप्शन भी है वो आपका सही है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1990, 1992, 1993 या 1995 में? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना हुई थी वह 31 जनवरी वर्ष 1992 में हुई थी। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। और पहली बार जो है इसकी अध्यक्ष बनी थी वो जयंती पटनायक पहली राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनी थी। और वर्तमान जो हमारी राष्ट्रीय महिला आयोग के चेयरपर्सन हैं वह रेखा शर्मा जी हैं। वो आपकी रेखा शर्मा जो है वर्तमान के चेयरपर्सन है राष्ट्रीय महिला आयोग की। पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व की मात्रा कितनी होती है? 20 से 22, 25 से 27, 40 से 42 या 32 से 35? पृथ्वी की संरचना में जो लौह तत्व की मात्रा होती है वो आपकी 32 से 35% तक होती है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपको सही है। इसके अतिरिक्त जो है ऑक्सीजन 30%, सिलिकॉन 15% और मैग्नीशियम आपका 13% होता है। बाकी लौह तत्व की जो मात्रा होती है वो 32 से 35% तक होती है। संविधान की अनुसूची और विषय संदर्भ में आपको पहचानना है कौन सा ही सुमिलित नहीं है। तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, 8वीं अनुसूची भाषाएं, 9वीं अनुसूची राज्य भाषा में सीटों का आवंटन, 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरताएं हैं। तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि के जो है शपथ प्रतिज्ञान को प्रारूप होते हैं। 8वीं अनुसूची में जो है भाषाएं हमारी हैं जिनमें टोटल जो है 22 भारतीय भाषाओं को जो है मान्यता दी गई है। 10वीं अनुसूची ये दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरताएं के बारे में चर्चा की गई है। 9वीं जो अनुसूची है यह राज्यसभा सीटों के आवंटन संबंधित नहीं है, बल्कि 9वीं अनुसूची में जो है भूमि सुधार को रखा गया है। भूमि सुधार को रखा गया है और इसे जो है भारतीय संविधान का जो पहला संशोधन हुआ था वर्ष 1951 में, उसके तहत इसे जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची को। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह आपका सही है। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल 2024 का जो खिताब है उसके विजेता कौन बने हैं? यानिक सिनर, डेनियल मेदवेदेव, कार्लोस अल्काराज या राफेल नडाल? तो इटली के खिलाड़ी हैं यानिक सिनर। इन्होंने जो है फाइनल में रूस के डेनियल मेदवेदेव को जो है हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब इन्होंने जीत लिया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा या बिहार? तो भारत में जो है सबसे अधिक चावल उत्पादित होता है वह पश्चिम बंगाल में होता है और इसके बाद अपना यूपी दूसरे स्थान पर आता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो चाइना जो सबसे अधिक जो चावल उत्पादित करता है और इसके बाद अपना इंडिया आता है दूसरे स्थान पर। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई थी? 1955-56, 1998-99, 2000, 2001, 2004, 2005? सरकारी बैंकों से कम ब्याज दर पर जो है
किसानों को ऋण उपलब्ध हो, जिससे वे बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि जो है खरीद सकें। इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी और यह योजना शुरू की गई थी वर्ष 1998-99। इसका बी ऑप्शन सही है। भारत में जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक था? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। जहांगीर जो है यह अकबर का पुत्र था और अकबर की मृत्यु के बाद जो है यह बादशाह बनता है और यह बादशाह बनता है वर्ष 1605 से लेकर 1627 तक। और इसी कार्यकाल में जो है टॉमस रो और हॉकिंस जो है इसी शासनकाल में आए थे। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपको सही है। वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश की कैबिनेट है, इसके संदर्भ में आपको पहचानना कौन सही सम्मिलित नहीं है। एक तरफ कैबिनेट मंत्री दिए गए हैं, दूसरा उनकी तरफ क्षेत्र दिया गया है। सूर्य प्रताप शाही कृषि विभाग, ओम प्रकाश राजभर पंचायती राज, सुरेश कुमार खन्ना वित्त, जयवीर सिंह लोक कल्याण। कृषि मंत्री वर्तमान में सूर्य प्रताप शाही जी हैं, पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर हैं, वित्त मंत्री जो आपके सुरेश कुमार खन्ना जी हैं, लोक कल्याण विभाग जो है ये जितिन प्रसाद के पास है, ये आपका जितिन प्रसाद के पास है। बाकी जयवीर सिंह जो है यह वर्तमान में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं। पर्यटन एवं संस्कृति जो विभाग है वह जयवीर सिंह के पास है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह आपको सही है। हाल ही में हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? अशोक कुमार, हरचरण सिंह, हार्दिक सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो है हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड दिया गया है, यह मेजर ध्यानचंद जी के पुत्र अशोक कुमार को यह जो पुरस्कार दिया गया है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपको सही है। और यह बहुत ही बड़ी बात है कि पिता के नाम का जो पुरस्कार है उसका पुत्र पाए अपनी उपलब्धियों से। ये बहुत ही अच्छी बात है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। और इसी क्रम में जो है हॉकी इंडिया अवार्ड्स ने जो है सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चूज किया है वो आपके हार्दिक सिंह को। हार्दिक सिंह जो है वो सर्वश्रेष्ठ प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए हैं। और इसी में श्रेणी जो है सलीमा टेटे यह महिला वर्ग में जीती हैं। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड जो है महिला वर्ग में सलीमा टेटे जीते हैं और पुरुष वर्ग में हार्दिक सिंह जीते हैं। तो ये ऑप्शन इसका सही है। UPSSC जूनियर असिस्टेंट के 5512 वैकेंसी के लिए हमारा पेड ग्रुप शुरू किया गया है और यह जो पेड ग्रुप है ये दोनों भाषाओं में है। इसमें ओनली स्टडी मेटेरियल जो फीस है वो 1200 रुपये रखी गई है। ओनली टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है वो 800 रुपये रखा गया है। ओनली पेड क्विज का जो ग्रुप है वो आपके 800 रुपये है। और हमारा फुल जो पेड ग्रुप है वो आपके 2500 रुपये का है। अगर स्टडी मटेरियल पेड क्विज को आप लेना चाहते हैं इसके लिए आप 1800 पेमेंट कर सकते हैं। बाकी आपका पेड क्विज और टेस्ट सीरीज के लिए आप 1500 पेमेंट कर सकते हैं। और स्टडी मटेरियल प्लस टेस्ट सीरीज की जो फीस है वो आपकी 1800 रुपये रखी गई है। अगर आप इन पेड ग्रुप में से कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे 3 नंबर दिए गए हैं। इस पर कॉल या व्हाट्सएप कर जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके हमारे फुल पेड ग्रुप ज्वाइन करके पेड क्विज ज्वाइन करके जो है अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। विडाल टेस्ट निम्न में से किसकी जांच हेतु प्रयोग होता है? निमोनिया, मलेरिया, टाइफाइड या फाइलेरियासिस। तो विडाल जो टेस्ट होता है यह टाइफाइड के चेक करने में होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वापस सही है। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित हुआ था? इलाहाबाद, कलकत्ता, लखनऊ या पटना। तो वर्ष 1936 में वर्ष 1936 में जो है लखनऊ में आयोजित किया गया था अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन। और इसके जो अध्यक्ष चुने गए थे वह सहजानंद इसके अध्यक्ष चुने गए थे। सहजानंद जो है इसके अध्यक्ष चुने गए थे। यह लखनऊ में आयोजित किया गया था वर्ष 1936 में। आए थे अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है। एक तरफ विटामिन, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल और पीतल दिया गया है, दूसरी तरफ पाए जाने वाले तत्व दिए गए हैं। इसके संदर्भ में आपको सम्मिलित करना है। विटामिन B12 में जो है आपका कोबाल्ट पाया जाता है, होमोग्लोबिन में आपका लोहा पाया जाता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है और पीतल में आपका तांबा पाया जाता है। तो इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा
वह आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और पीतल में जो आपका तांबा पाया जाता है। ये ऑप्शन इसका सही है। भारत में जैव विविधता संपन्न स्थान कौन सा है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, थार मरुस्थल या बंगाल खाड़ी? तो भारत में जो है जैव विविधता संपन्न स्थान वो आपका पश्चिमी घाट है। इसका जो ऑप्शन ए है वह आपका सही है। यहाँ पर जो है 5000 से ज़्यादा फूल हैं, 130 से ज़्यादा स्तनधारी हैं, 500 से ज़्यादा जो है प्रकार के पक्षी हैं और 150 से ज़्यादा जो है उभयचर हैं। तो यह जो है जैव विविधता संपन्न स्थान पश्चिमी घाट, ये ऑप्शन इसका सही है। वेल्थ ऑफ नेशन एक पुस्तक है, इसके लेखक का नाम आपको बताना है। अल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ, रॉबिन्स या सलमान रुश्दी। तो यह जो पुस्तक लिखी गई है 1776 में, वेल्थ ऑफ नेशन, ये एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई है। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही है। किस संवैधानिक संशोधन एक्ट ने ग्राम सभा को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? 73वां, 74वां, 77वां या 93वां? तो ग्राम सभा को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 73वां संविधान संशोधन एक्ट हुआ था, वो आपका 1992 में हुआ था। इसके तहत जो है ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। तो भारत में जो है नदी पर बना सबसे लंबा जो वर्तमान में पुल है वो आपका भूपेन हजारिका सेतु है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है और यह आपकी लोहित नदी पर स्थित है और यह जो आपका असम में स्थित है। भूपेन हजारिका पुल आपके असम में स्थित है। बांद्रावली समुद्र सेतु आपके महाराष्ट्र में स्थित है। महात्मा गांधी सेतु ये आपके बिहार में है और विक्रमशिला सेतु भी आपका बिहार में है। तो भूपेन हजारिका सेतु जो है ये नदी पर बना भारत का सबसे लंबा पुल है और इसकी जो कुल लंबाई है वह 9.15 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है। इसका जो ऑप्शन डी है वह आपका सही है। यहाँ पर 4 देश दिए गए हैं, आपको पहचानना कौन जो है सार्क का जो है सदस्य नहीं है। नेपाल, मालदीव, चीन और अफगानिस्तान। वर्तमान में जो है सार्क के टोटल जो है सदस्य हैं वह 8 हैं। इनमें आपका भारत है, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और आपका अफगानिस्तान। और इसका जो मुख्यालय है वह काठमांडू नेपाल में जो है इसका मुख्यालय है और इसकी जो स्थापना हुई थी सार्क की वह 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। आइए हम लोग मैप की सहायता से देख लेते हैं जिससे आपको हमेशा के लिए याद रहे। मैप में ये अपना भारत देश आप लोग देख पा रहे होंगे, ये अपना भारत देश है। इधर जो है सबसे पहले आपका मालदीव है, मालदीव 1 हो गया। फिर दूसरा अपना श्रीलंका का है, तीसरा अपना भारत है। फिर ये पाकिस्तान आपका 4 हो गया, अफगानिस्तान आपका 5 हो गया, नेपाल 6 हो गया, भूटान आपका 7 हो गया और यह बांग्लादेश आपका 8 हो गया। इस प्रकार जो है 8 सदस्य देश हैं। सबसे पहले भारत के नीचे से हम लोग गिनते हैं एक बार फिर से। मालदीव, श्रीलंका, अपना भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल 6 और 7वां आपका जो है भूटान और अंत में 8वां अपना बांग्लादेश। टोटल जो है 8 सदस्य देश हैं। इसमें चीन जो है वो शामिल नहीं है। तो इसका जो सी ऑप्शन है वह आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 24 अप्रैल 2024 को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यह जो घटना हो चुकी है धर्मेंद्र, शाहरुख खान, हेमा मालिनी या अमिताभ बच्चन। तो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से जो सम्मानित किया गया वह अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपको सही है। अगला प्रश्न है, आपको सुमिलित करना, एक तरफ संधियां हैं दूसरी तरफ वर्ष दिया गया है। इलाहाबाद की संधि, मंगलोर की संधि, सालबाई की संधि, मद्रास संधि। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इलाहाबाद की जो संधि हुई थी वह 1765 में हुई थी। मंगलोर की संधि 1784 में हुई थी। सालबाई संधि 1782 में हुई थी और मद्रास जो संधि हुई वो 1769 में हुई थी। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वो आपको सही है। इलाहाबाद की संधि 1765 में, मंगलोर संधि 1784 में, सालबाई संधि 1782 में और मद्रास संधि 1769 में हुई थी। सी ऑप्शन इसका सही है।
लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 12, 18, 20 या 25? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, लोकसभा में जो है केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों की जो संख्या हो सकती है अधिकतम वो आपकी 20 हो सकती है। 20 जो है केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं और बाकी जो आपके राज्यों से जो है टोटल 530 सदस्य जो है चुन के आते हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों को कितने पदक जीते हैं? 7, 9, 13 या 16? पहला आपका गोल्ड दिया गया, दूसरा आपका सिल्वर है, अंत में आपका ब्रॉन्ज दिया गया है। अर्थात अगर 7 पदक जीते हैं, 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 कांस्य पदक, इस तरह से प्रश्न बनाया गया है कि एक ही प्रश्न में आपको जो है सब कुछ जानने को मिल सके। तो भारतीय पहलवानों ने टोटल जो है जो पदकों की संख्या है वो टोटल 9 पदक जीते हैं। गोल्ड भारत ने कोई भी नहीं जीता है, 4 जो आपके रजत जीते हैं और 5 जो आपके कांस्य जीते हैं। और यह जो प्रतियोगिता हुई थी यह किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित की गई थी। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अगरतला अखौरा रेल लिंक किसके मध्य स्थित है? भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका या भारत भूटान? तो यह जो है भारत के त्रिपुरा की राजधानी अगरतला को जो है बांग्लादेश के अखौरा को जोड़ती है। तो ये इस प्रकार जो है ये स्थित है, भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित है। तो टोटल हम लोग आज जो है 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस किए हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे थे। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।